प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेस में। संविधान पढ़ रहे हैं हम। संविधान के तहत हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। इससे संबंधित 2 वीडियो चैनल पे उपलब्ध है। उसको भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देख लिया होगा। आज तीसरी वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित। चाहता तो एक ही में बना देता, लेकिन समस्या ये है कि ज़्यादा लंबा वीडियो बनने के बाद आपको भी पढ़ने में असुविधा होती होगी। इसलिए छोटे-छोटे वीडियो में 4 पार्ट में राष्ट्रपति की शक्तियाँ हम पूरा देखेंगे। आज तीसरा पार्ट हम देख रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत। ठीक है, चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आज राष्ट्रपति की जिस शक्ति के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस पर विशेष ध्यान बनाकर रखिएगा। जो आज पहली शक्ति हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की, वो है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश अंग्रेजी में कह लें तो ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सीधा क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो एक लाइन में हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं या अंग्रेजी में ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। कब जारी करेंगे, किस कंडीशन में जारी करेंगे, पहले तो ये ध्यान रख लेना, नियम बनाने का काम किसका है, संसद का। संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यही तीनों मिलकर के भारत के लिए कोई भी नियम बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ समस्या क्या आ रही है, राष्ट्रपति को अध्यादेश क्यों जारी करना पड़ रहा है, उसी की चर्चा हम यहाँ करेंगे। है क्या, जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो। सत्र में न हो का मतलब कल की वीडियो पे ध्यान ले चलिए। कल की वीडियो में हमने क्या देखा था कि राष्ट्रपति 6 महीने के भीतर संसद के सत्र को आहूत करेंगे। ठीक है, 6 महीने से अधिक देर नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से भारत में संसद के 3 सत्र हर साल बुलाए जाते हैं। उसी संदर्भ में इसको समझिएगा कि अगर संसद का सत्र नहीं बुलाया गया, यानी संसद सत्र में नहीं है, संसद यानी जो सांसद हैं उनकी बैठक दिल्ली में नहीं चल रही है, सत्र में न हो तथा राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, समाधान का मतलब उनको ऐसा लगे, ठीक है, समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण अविलंब कार्यवाही आवश्यक है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या समझे, संसद सत्र, अगर संसद सत्र में होती तो संसद ही नियम बना लेती, लेकिन संसद यहाँ सत्र में नहीं है। ठीक है, अब संसद अगर सत्र में नहीं है और अविलंब कोई कार्रवाई करनी है देश हित में या जनता के हित में, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करेंगे, तो ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति जारी करते हैं एक अध्यादेश या ऑर्डिनेंस। ठीक है, इस अध्यादेश की वही शक्ति होगी जो संसद द्वारा पारित अधिनियम की होती है। तो ये अध्यादेश कोई मामूली अध्यादेश नहीं है। संसद द्वारा जो भी अधिनियम पारित किया जाता है, जैसे ही संसद शब्द आए ना तो तीनों को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो जो संसद द्वारा पारित जो अधिनियम होता है उसकी जितनी शक्ति होती है उतनी ही शक्ति राष्ट्रपति द्वारा 123 अनुच्छेद 123 के तहत जारी किए अध्यादेश की भी होगी। ठीक है, अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति उनकी वैवेकी शक्ति नहीं है। ये पॉइंट मैंने इसलिए जोड़ दिया है कि ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति ये जो अध्यादेश जारी करते हैं ये अपने विवेक से नहीं जारी करते हैं। कौन कहेगा उनको जारी करने के लिए, तो मंत्रिपरिषद कहेगी उनको जारी करने के लिए, क्योंकि संसद सत्र में नहीं है। संसद सत्र में होती तो अगर कोई ऐसा नियम भारत के लिए या भारत की जनता के लिए बनाना होता तो लोकसभा या राज्यसभा के पटल पर रखा जाता, पारित होता, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते और नियम बन जाता। संसद सत्र में नहीं है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद ऐसी सिफारिश करेगा राष्ट्रपति से और राष्ट्रपति क्या करेंगे, उससे संबंधित एक अध्यादेश जारी कर देंगे। इसलिए यहाँ कहना पड़ता है कि अनुच्छेद 123 यानी राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की वैवेकी शक्ति नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति अपने मन से जारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ ध्यान रखिए कि ये जो अध्यादेश जारी किया गया ये कब तक काम करेगा, क्या कंडीशन है इसकी। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के, ठीक, जैसे मान लेते हैं अभी बजट सत्र चला, ठीक, बजट सत्र समाप्त हो गया है, समाप्त होने के बाद 1 महीने तक संसद की बैठक चली, समाप्त हो गया, उसके बाद ऐसा लगा कि कोई नियम या कोई कानून देश के लिए बनाना है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, अब ध्यान ये रखना होगा कि वो सत्र तो संसद सत्र में तो थी नहीं, लेकिन अगला सत्र तो आएगा, यानी ग्रीष्मकालीन या बजट सत्र समाप्त हुआ और उसके बाद मानसून सत्र को आना है। ठीक, सामान्य परिस्थितियों में तो मानसून सत्र ही आएगा, उसके बाद शीतकालीन सत्र। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित
हो जाना चाहिए। यानी कि राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किया है अनुच्छेद 123 के तहत संसद सत्र में नहीं थी तब जारी किया गया, और जैसे ही संसद का सत्र राष्ट्रपति बुला लेते हैं तो संसद का सत्र बुलाए जाने के 6 हफ्ते के भीतर अनुच्छेद 123 के तहत जारी किया गया अध्यादेश संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाना चाहिए। ठीक है, ये तो हाँ विशेष ध्यान रखिएगा कि अधिकतर किताबों में सीधे सीधे लिख दिया जाता है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति कितनी, तो 6 माह। तो वो 6 माह किस कंडीशन में होगी? कंडीशन ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम पूरे संविधान का अध्ययन करें सही से अध्यादेश के बारे में, तो वहाँ हम क्या देखते हैं कि अभी कल की वीडियो पे अगर हम वीडियो क्लास पे अगर हम ध्यान ले जाएं तो हमने क्या देखा था, संसद के एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया कोई भी अध्यादेश 6 माह तक ही, अधिकतम 6 माह तक ही वैलिड होगा। अगर 6 माह के भीतर, यानी वैलिड का मतलब कि 6 माह तक ही मान्य होगा, और 6 माह के भीतर अगर संसद उसको पारित नहीं कर देती है तो ऐसा अध्यादेश स्वतः ही शून्य हो जाएगा। ठीक है, इस लाइन को फिर से देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं। एक क्वेश्चन पूछेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम समय सीमा कितनी। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो ना कि अधिकतम कितने समय तक जारी रहेगा, अधिकतम कितने समय तक मान्य रहेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमारा आंसर क्या होगा? 6 माह। ठीक है, लेकिन अब इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ ले कि राष्ट्रपति का अध्यादेश, ठीक, डैश कर ले, उसके बाद 4 ऑप्शन नीचे बना दे, तो वहां ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करेंगे अगला संसद सत्र जो भी होगा, तो संसद सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित हो जाना चाहिए, यानी संसद उसको पारित कर दे, अन्यथा वह अध्यादेश प्रभाव में नहीं रहेगा। अगर संसद का सत्र बुला लिया गया और 6 सप्ताह के भीतर अगर राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश पारित नहीं होता है तो वो शून्य माना जाएगा, यानी उसका प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बता ही दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा कोई भी अध्यादेश अधिकतम कितने माह तक वैलिड होगा, यानी कितने माह तक मान्य होगा, तो वो है 6 माह। ठीक, अब इसी से संबंधित 2 पॉइंट और देखिए। राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किया है वो जब चाहे तब उस अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति उन्हीं विषयों पर प्राप्त है जिन पर संसद विधि बनाने का अधिकार रखती है। तो ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर जो अध्यादेश जारी कर देंगे, तो यहाँ भी एक बाध्यता लगाई गई है कि राष्ट्रपति उन्हीं विषयों पर अपना अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिन विषयों पर संसद को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। ध्यान ये रखना है कि राष्ट्रपति भी संसद के अंग हैं, इसीलिए यह व्यवस्था जोड़ी गई। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखिएगा, एक थोड़ा सा अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं और एक पॉइंट ये देखते हैं। अनुच्छेद 13 क के विधि शब्द के तहत अध्यादेश भी आता है। ठीक, तो अनुच्छेद 13 मूल अधिकार, तो अनुच्छेद 13 क में विधि शब्द का प्रयोग किया गया है कि संसद जो विधि बनाएगी। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा कि विधि शब्द में अध्यादेश भी शामिल है, क्योंकि अध्यादेश भी एक प्रकार की विधि है। ऐसा इसलिए समझा रहा हूं कि 13 क के तहत अगर इसको विधि शब्द माना गया है अध्यादेश को, तो एक व्यवस्था लागू होती है कि अगर राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है या मूल अधिकारों को कुछ सीमा तक प्रभावित करता है, तो अगर मूल अधिकारों का पूरा उल्लंघन कर रहा है तो वो अध्यादेश शून्य माना जाएगा। अगर थोड़ा बहुत उल्लंघन कर रहा है तो जितना उल्लंघन कर रहा है उस सीमा तक वो अध्यादेश शून्य माना जाएगा। ये ध्यान में रख लीजिएगा, यानी कि राष्ट्रपति कोई भी ऐसा अध्यादेश नहीं जारी कर सकते हैं जिससे भारत के नागरिकों के मूल अधिकार पर कोई प्रभाव पड़े या व्यक्ति के जो भी भारत में हैं उनके मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़े। ठीक है, हाँ यहाँ पे ध्यान रखिए, अगला पॉइंट हम जो लेके आ रहे हैं उस पर भी विशेष ध्यान रखना है। ठीक, राष्ट्रपति, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, भाषा आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, चुनाव आयोग की कार्यवाही रिपोर्ट संसद के पटल पर रखवाता है। ठीक है, तो यहाँ जितने आयोग हमने लिखे हैं, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, तो संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति क्या करेंगे? उसको कहाँ रखवाएंगे? संसद के पटल पर। 2 क्वेश्चन यहाँ से अटैच करिएगा। एक तो यहाँ ध्यान रखिए कि सारी रिपोर्ट कौन संसद के पटल पर रखवाता है? राष्ट्रपति रखवाएंगे। जिस मंत्रालय से संबंधित होगा उस मंत्री को वो देंगे और कहेंगे कि ये रिपोर्ट आ गई है, इसको ले जाके आप संसद में रख दीजिए। जैसे अभी क्वेश्चन कैसे बनते हैं? CAG यानी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेंगे? ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति को सौंपेंगे।
ऐसा इसलिए कि हमने क्या लिखा है यहाँ पे, कार्यवाही रिपोर्ट संसद के पटल पर रखवाता है। ठीक है, कौन रखवाता है? राष्ट्रपति रखवाते हैं। चुनाव आयोग भी अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति का कर्तव्य क्या होगा कि उस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाना। समझ में आ गया? तो ये इस मुद्दे को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है और अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो वहाँ गलत होने की संभावना बनी रहती है। तो यहाँ जितने भी आयोग और रिपोर्टिंग की बात की गई है, वो सब अपना प्रतिवेदन किसको देंगे? वो सब पहले अपनी रिपोर्ट देंगे राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति क्या करेंगे? उस रिपोर्ट को रखवाएंगे संसद के पटल पर। संसद के पटल का मतलब चाहे पहले लोकसभा में भेज दें, चाहे पहले राज्यसभा में। यहाँ कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जैसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक वाला, कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो संसद को नहीं प्रस्तुत करेंगे, सीधे किसको प्रस्तुत करेंगे? सीधे सबसे पहले राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेंगे, और राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे, संसद के पटल पर रखवाएंगे। यही चीज़ ध्यान में रखनी है। राष्ट्रपति की अगली शक्तियों के बारे में अगर चर्चा करें तो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। ठीक है, राष्ट्रपति को कौन कौन सी वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो उस संदर्भ में 3 पॉइंट यहाँ देख लीजिएगा। पहला, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत, ठीक है, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट रखवाता है। ठीक, तो पूरे संविधान में बजट शब्द की व्यवस्था नहीं की गई है। बजट की जगह पर जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है या बजट क्या होता है? तो ये ध्यान रखना है कि सरकार के 1 साल के आय और व्यय का लेखा जोखा, ठीक है, खर्च और आमदनी का जो लेखा जोखा होता है, 1 साल का अनुमान है ये बजट। ठीक है, अनुमान लगाया जाता है कि 1 साल में हम इतना खर्च करेंगे, यहाँ खर्च करेंगे, उसी को हम कहते हैं बजट। तो बजट आम भाषा में बोला जाता है, लेकिन संवैधानिक भाषा में अगर देखा जाए कि संविधान किस भाषा में इसको कहता है, तो वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। और 112 के तहत कौन रखवा रहा है? राष्ट्रपति। ठीक है, कहाँ रखवा रहे हैं? संसद के दोनों सदनों के सम्मुख। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि बजट शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया है। बजट की जगह पर जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण, और इसकी चर्चा कहाँ की गई है? अनुच्छेद 112 में। हाँ, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बनाते समय वो पूछ लेते हैं कि बजट किस अनुच्छेद के तहत, तो हमें 112 पे ही जाना है। यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण को हम सामान्य भाषा में क्या कह लेते हैं? बजट। ठीक है, अगला पॉइंट इसको ध्यान में ले आइए। भारत की आकस्मिक निधि, अनुच्छेद 267 के तहत आकस्मिक निधि की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अभी हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा था कि भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत, तो वो अपना आंसर हो जाएगा 267। भारत की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। ठीक, यानी जो आकस्मिक निधि है उस पर सीधा सीधा नियंत्रण राष्ट्रपति को। आकस्मिक निधि क्या है? जैसे मान लीजिए अपने घर में या किसी के भी घर में जो माता पिता होते हैं, कुछ धन ऐसी जगह रखते हैं कि कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए कि घर में पैसा नहीं है, तो वहाँ से उसको निकाल लिया जाता है तुरंत। ठीक है, तो उसी को आकस्मिक निधि यहाँ पे कहा गया है। अगर गृहस्थों के बारे में की जाए तो महिलाओं के संदर्भ में इसको समझिएगा कि चीनी के डिब्बे में, चाय दाल के डिब्बे में, चीनी के डिब्बे के नीचे, दाल के डिब्बे के नीचे जो धन रखा गया है, जरूरत पड़ने पर वो निकाल के अपने पतियों को देती हैं, वो है आकस्मिक निधि। तो वैसे यहाँ समझिएगा कि भारत की एक आकस्मिक निधि जिसमें एक धन होता है और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति से वो धन मांगा जाता है कि अब बहुत जरूरत पड़ गई है और आकस्मिक निधि से हमको धन चाहिए। तो यहाँ जो ध्यान रखना है कि आकस्मिक निधि की चर्चा करने वाला अनुच्छेद 267। ठीक है, आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होता है? तो आकस्मिक निधि पर नियंत्रण होता है राष्ट्रपति का, तथा वह आकस्मिक व्यय के लिए इस निधि से, ठीक है, आकस्मिक व्यय के लिए इस निधि से धन दे सकता है। ठीक, तो आकस्मिक निधि से धन देने का अधिकार भी राष्ट्रपति को ही है। आकस्मिक निधि पर नियंत्रण भी उनका है, आकस्मिक निधि से धन देने का अधिकार भी उनका है। लेकिन राष्ट्रपति त्वरित तो दे सकते हैं, लेकिन आगे चल के संसद की स्वीकृति आवश्यक है कि जो आकस्मिक निधि धन राष्ट्रपति ने मंत्री परिषद को दिया, ठीक है, उस आकस्मिक धन का खर्च कहाँ कहाँ हुआ, कैसे कैसे हुआ, कैसे उन्होंने लिया, इन सब को संसद के दोनों सदनों में रखा जाएगा और वहाँ उसका पारित होना आवश्यक है। ठीक है, अगला पॉइंट जो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में, वो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति की अनुमति से ही, ठीक, कुछ ऐसे वित्त विधेयक हैं या धन से संबंधित जो विधेयक हैं जो राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में रखे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो भी ऐसा विधेयक है जो धन से संबंधित है,
वो राष्ट्रपति की अनुमति से और किस सदन में, सबसे पहले लोकसभा में रखा जाएगा। आगे मैं बढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ भी ध्यान रखिएगा, धन विधेयक या वित्त विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तुत की जाएंगी। ठीक है, कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पहले लेनी होगी कि हम धन विधेयक रखना चाहते हैं या वित्त विधेयक रखना चाहते हैं या अनुदान मांगे हम लाना चाहते हैं। अनुदान मांगे क्या है कि जो बजट बना अब उससे अधिक खर्चा हो गया, या कोई ऐसी योजना है जहां अब हमने सोचा 100 रुपये लगेगा, अब ऐसा पता चल रहा है कि अब 150 रुपये लगेगा, तो ऐसी कंडीशन में अनुदान मांगे संसद रखती, जो मंत्रिपरिषद है वो रखेगी संसद के सामने। हाँ, रखने से पहले किसकी स्वीकृति लेनी होगी? राष्ट्रपति की। तो सीधा क्वेश्चन बनता है कि कोई धन विधेयक या कोई वित्त विधेयक किसकी स्वीकृति से राष्ट्रपति के सम्मुख किसकी स्वीकृति से संसद के सम्मुख रखा जाएगा? तो 4 ऑप्शन वो बनाएंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, इस तरह के। ठीक है, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही ऐसे विधेयक संसद में रखे जाएंगे। ठीक, अगली राष्ट्रपति की शक्तियों पे आते हैं। तो राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ, ये कौन सी सेना से संबंधित जो उसकी शक्तियाँ हैं। तो अगर हम ध्यान दें अनुच्छेद 53, ठीक है, अनुच्छेद 53 का सेकंड क्या कहता है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान होगा। ठीक, दूसरी चीज को यहाँ समझिएगा कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, थल, जल और वायु, तीन ही तरह की सेना है अपने पास। थल जिसको हम मुख्यतः सेना कहते हैं, जल सेना अंग्रेजी में उसको कहते हैं नेवी। ठीक है, वायुसेना एयरफोर्स का प्रधान सेनापति होता है। तो सीधा छोटे एग्जामों में सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि थल सेना का प्रधान सेनापति कौन, वायुसेना का प्रधान सेनापति कौन, जल सेना का प्रधान सेनापति कौन। जैसे ही प्रधान सेनापति वाला शब्द आ जाएगा, इसका मतलब आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। ठीक है, प्रधान होता है अनुच्छेद 53(2) के तहत तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो जब प्रमुख है तो जाहिर सी बात है नियुक्ति भी वही करेगा। तो तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं, जिनको हम कहते हैं थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष या जल सेना अध्यक्ष, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे। ठीक, अगला अधिकार जो मिला है, राष्ट्रपति को युद्ध घोषित करने का अधिकार है। ठीक है, राष्ट्रपति चाहें तो युद्ध की घोषणा कर सकते हैं किसी देश के विरुद्ध, साथ ही साथ शांति स्थापित करने यानी कि युद्ध विराम करने का भी अधिकार, युद्ध घोषित किया है तो विराम भी वही करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति अपने सैन्य शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा निर्मित विधि के अधीन करेगा। मतलब राष्ट्रपति की ये जो सैन्य शक्तियां हैं ऐसी स्वतंत्र शक्तियां नहीं है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रधान है, अचानक से जो है रात में किसी एक देश के ऊपर आक्रमण करा दें। तो उनको जो ये अपनी सैन्य शक्ति का जो प्रयोग करना है, संसद ने जैसे विधि बना रखी है, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं मोटे मोटे शब्दों में कि राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति भी मंत्रिपरिषद के अधीन ही है। ठीक है, राष्ट्रपति की अगली शक्तियों की चर्चा करें तो वो है वैदेशिक शक्तियाँ। वैदेशिक शक्तियाँ मतलब विदेशों के संदर्भ में या राजनयिकों के संदर्भ में उनको कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति भारत संघ का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति ही होगा। ठीक, पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा है, संवैधानिक प्रमुख होते हैं और संवैधानिक प्रमुख होने के कारण वैदेशिक क्षेत्रों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि जो विदेश में अगर भारत का प्रतिनिधित्व करना है तो किसके नाम से किया जाएगा? राष्ट्रपति जी के नाम से किया जाएगा। ठीक है, नीचे क्लियर होगा, विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास के लिए राजदूत तथा कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति। वैदेशिक शक्तियों के तहत अन्य देशों के राजदूत अपना प्रमाण पत्र राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जो अन्य देश के राजदूत अपने देश में आते हैं, जिनका दूतावास यहाँ बना हुआ, तो कैसे पता चलेगा कि वो ब्रिटेन का राजदूत है, अमेरिका का राजदूत है? तो एक प्रमाण पत्र वो अपने देश से लाते हैं और वो अपना प्रमाण पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति जी को देंगे। ठीक है, और राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? वो भेज देंगे मंत्रिपरिषद को। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलाप में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय जितने भी क्रियाकलाप होंगे उसमें अगर प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति। अन्य देशों के साथ संधियां राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं, यानी भारत सरकार यानी मंत्रिपरिषद अगर किसी अन्य देश के साथ कोई संधि कर रही, कोई समझौता कर रही है तो किसके नाम से करेगी? राष्ट्रपति महोदय के नाम से। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो भी समझौते के संबंध में पहल मंत्रियों के हाथ में रहती है और इसकी संसद में पुष्टि आवश्यक है। किसी भी देश के साथ हमने कोई समझौता किया, कोई संधि की, या किसी भी देश के साथ कोई भी अगर व्यवस्था हमने बनाई है तो संसद में उसकी पुष्टि होनी आवश्यक है। बस इतना ध्यान रखना है कि कोई भी संधि समझौता जो हम कर रहे हैं वो किसके नाम से कर रहे हैं? राष्ट्रपति जी के नाम से। ठीक, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, भले ही प्रधानमंत्री जी उसमें भाग लेने जा रहे हैं, लेकिन किसके नाम से भाग लेंगे? राष्ट्रपति के ही नाम से।
यानी राष्ट्रपति की जगह पर वो जा रहे हैं भाग लेने। समझ में आ गया? तो ये इनकी वैदेशिक शक्तियां हैं जो संविधान में दी गई हैं। अगली शक्तियों के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। ठीक है, न्यायिक शक्तियों के संदर्भ में दो चीजें खाली ध्यान में रखिएगा। अभी एक अनुच्छेद 143, जब उच्चतम न्यायालय पढ़ेंगे तब भी ये अनुच्छेद हम देखेंगे। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो 143 कैसी शक्ति हुई राष्ट्रपति की? परामर्शदायी शक्ति। राष्ट्रपति जब चाहे का मतलब कि उचित मुद्दा भी होना चाहिए, तो राष्ट्रपति किससे सलाह लेंगे? राष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ सलाह कौन दे रहा है यहाँ पे? न्याय के मामले में। ठीक है, उच्चतम न्यायालय। ठीक, क्यों या कंडीशन क्या होगी? सार्वजनिक हित से संबंधित या कानून की व्याख्या के प्रश्न पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। ठीक है, सार्वजनिक हित का कोई मुद्दा हो जो अभी तक सुलझा ना हो, या कानून की व्याख्या का प्रश्न आ जाए कि कोई ऐसा कानून हो जिसकी व्याख्या करना जरूरी है, तो कानून की संविधान का रक्षक कौन? तो संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो उसी संदर्भ में इसको ध्यान रखिएगा कि सार्वजनिक हित से संबंधित या कानून की व्याख्या के प्रश्न पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। ठीक है, अब ये अलग बात है कि राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग लिया, अब वो परामर्श का करेंगे क्या? उसको मानना उनकी बाध्यता है या नहीं? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानना या न मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। राष्ट्रपति चाहे तो उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को माने, चाहे तो न माने। परामर्श शब्द जुड़ा हुआ है ना, तो परामर्श क्या होता है? जैसे कोई मुझे आया, मुझे कोई समस्या है, तो मैंने किसी से परामर्श मांगा कि भाई बताओ अब हम क्या करें, तो अगले ने हमको राय दिया कि ऐसे ऐसे करना है। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ भी लागू होती है। 143 के तहत राष्ट्रपति को दो कंडीशन, सार्वजनिक हित का मामला हो या कानून से संबंधित कोई प्रश्न अगर खड़ा हो गया, तो उस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से ठीक है परामर्श मांगने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अब परामर्श उच्चतम न्यायालय दे देगा। अब राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि वो परामर्श को माने या ना माने। ठीक है, और एक और न्यायिक शक्ति उनकी है, वो है अनुच्छेद 72। और पीछे भी हम लोगों ने पढ़ रहा था, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास है क्षमादान की शक्ति। पीछे एक वीडियो बनी हुई है, अनुच्छेद 72 और 73 को एक साथ उसमें रखा गया है। प्रमुखतः 72 ही मैंने उसमें पढ़ाया है, 73 में तो खाली 2-3 लाइनें बताई हैं। तो वहाँ भी आप देख लीजिएगा उस वीडियो को। अगर यहाँ मतलब कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत 5 प्रकार की क्षमादान की शक्तियाँ उसको मिली हैं। या तो किसी के दंड को पूरी तरह क्षमा कर सकता है, या उसका प्रविलंबन कर सकता है, या वो उसका परिहार कर सकता है, या उसका विराम कर सकता है, या उसका लघुकरण कर सकता है। ठीक है, तो ये क्षमादान के तहत 5 शक्तियां राष्ट्रपति को मिली हुई अनुच्छेद 72 के तहत। लेकिन राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो उनकी वैवेकिक शक्ति नहीं है, यानी कि अपने मन से वो ये क्षमादान नहीं करेंगे। किसके अधीन करेंगे, किसकी सिफारिश पर करेंगे? तो मंत्रिपरिषद की ही सिफारिश पर वो अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये 3 वीडियो हो गई राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित। आखिरी वीडियो मैं आपको दूंगा कल। 4 वीडियो देख लीजिए, काफ़ी अनुच्छेद यहीं से कवर हो जाएंगे। और पूरा अगर ध्यान से सुन लिया तो कई चीज़ें यहीं पे क्लियर आपकी हो जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो और थोड़ा सा भी ज्ञान बढ़ा हो तो वीडियो पे लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इतना तैयार करिए। चौथी वीडियो के साथ मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।